तो अब हमें स्टार्ट करना है डेफिनेट इंटीग्रेशन। हमने इससे पहले पढ़ लिया था इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं जरा कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बोला किसे जाएगा। तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हमने कह दिया था कि एरिया अंडर द कर्व बताता है बट विदाउट एनी लिमिट्स, बिना लिमिट्स के कितना एरिया बाउंड होगा किसी कर्व में वो हमें बताता है कौन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है ना। तो जब भी आप इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करते थे, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, तो हमें कोई फंक्शन मिलता था नया जी एक्स, और उसके साथ हमें क्या लगा देते थे, सी, जिसे हमने बोला था कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आपको ये भी पता है कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यूज क्यों किया गया था? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यूज किया गया था क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएशन करते समय इस फंक्शन में अगर आपने किसी कांस्टेंट को जीरो कर दिया होगा तो इंटीग्रेशन करते समय वो कांस्टेंट ला पाना पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। आपने 2 को जीरो किया है, 4 को जीरो किया है, किसे जीरो किया है ये हम बता नहीं सकते हैं, इसलिए हम क्या लगा देते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आगे चल के हम ये समझेंगे कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें कुछ कंडीशंस दी गई हो क्वेश्चन में। ठीक है, खैर अभी तक ये हमने पढ़ा था इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इसमें सिंपली कुछ फॉर्मूले थे और एक मेथड था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन जो हमने सीख लिया था। अब हमें देखना है डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन बेसिकली आपको बताता है एग्जैक्ट बाउंड एरिया। जैसे कि हमारे पास कोई एक्स वाई कर्व है, ठीक है, और अगर मैं इसको इनडेफिनेटली इंटीग्रेट करता तो मुझे एरिया का एक फंक्शन मिल जाता। मिलता कि नहीं मिलता? एक्स के टर्म्स में मिल जाता अगर वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स में ले लेता हूं तो। यहां पर अगर मैं बोल दूं कि इस कर्व ने कितना एरिया बाउंड किया है एक्स इज इक्वल टू ए से लेके एक्स इज इक्वल टू बी के बीच में, तो इस एरिया की कैलकुलेशन को हम बोल देते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन, यानी कि कैलकुलेटिंग एरिया बिटवीन लिमिट्स। आप कुछ लिमिट लगाने वाले हो, ठीक है ना। तो जहां से आप एरिया कैलकुलेट करना शुरू कर रहे हो, यानी छोटी वाली वैल्यू, उसे तो हम बोलते हैं लोअर लिमिट, और जहां तक हम एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं बड़ी वाली एक्स की वैल्यू, उसे हम बोल देते हैं अपर लिमिट। ठीक है ना, इस तरह से इन्हें नाम दिया गया है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। हाँ, इनडेफिनेट में एरिया जो है जितना भी बाउंड होगा वो सारा कैलकुलेट हो रहा होता है। अगर कर्व नेगेटिव एक्स एक्सिस में भी है तो पूरा एरिया माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जितना एरिया है वो सब कुछ कैलकुलेट हो जाता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में। लेकिन डेफिनेट में हम क्या कर रहे हैं, कुछ लिमिट उन्हें दे रहे हैं। जैसे मैंने बोल दिया ए से लेके बी तक, इन्हें नाम दिया गया है, ए है लोअर लिमिट और बी है हमारी अपर लिमिट। तो इसके लिए रिजल्ट बोला गया है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, आपको पता है अब एफ एक्स का इंटीग्रेशन आना तो जी एक्स ही है, पर इनडेफिनेट में हम लिखते थे जी एक्स प्लस सी। तो डेफिनेट में उसका फॉर्मूला आप कर देते हो जी एक्स, और इस तरह से हम लिख देते हैं लिमिट ए से लेके बी। इसका सिंपली मीनिंग होता है, ये शॉर्ट तरीका है किस चीज को लिखने का। अगर मैं इसे लिखूं फाइनली तो रिजल्ट जो हमें मिलेगा वो मिलेगा जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। इसमें मैं कोई प्लस सी नहीं लिखने वाला हूं, बात समझ आ रही है? इसमें प्लस सी लिखने की हमें जरूरत नहीं है। तो आपको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, सॉरी डेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। तो ये फॉर्मूले से ज्यादा कुछ समझ नहीं आएगा, मैं एक एग्जांपल करके बताता हूं। मान लो कि कोई बोलता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स 1 से लेके 2 तक। समझ आ रही बात? बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस हमने लिमिट्स दे दिए 1 से लेके 2 तक। आप जानते हो 1 हो गई आपकी लोअर लिमिट और 2 हो गई आपकी अपर लिमिट। पहले तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसे इंटीग्रेट कर लेंगे। आप जानते हो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आना चाहिए, एक्स की पावर 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1, यानी कि एक्स क्यूब बाय 3। और उसे मैं सिंपली इस तरह से लिख दूंगा। इसमें हमें लिमिट लगानी है 1 से लेके 2 तक। अब जी ऑफ बी का मतलब ये हुआ कि जो फंक्शन आया उसके अंदर आप लिमिट बी को पुट करो, माइनस जी ऑफ ए का मतलब हुआ जो फंक्शन आपके पास आया उसके अंदर आप लिमिट ए को पुट करो। तो सिमिलरली मैं इसमें पुट करूं अगर, तो मुझे क्या मिलेगा, अगर आप 2 पुट करते हो तो ये मिलेगा 2 का क्यूब बाय 3 माइनस 1 पुट करते हो 1 का क्यूब बाय 3। और इसे अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 8/3 माइनस 1/3, यानी कि 7/3 यूनिट स्क्वायर। ये आपको क्या मिल गया है, एरिया। यूनिट स्क्वायर लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, 7/3 हमारा आंसर आ चुका है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कर्व होगा y = x², जो कि काफी सिंपल सा ड्रॉ करने के लिए इसलिए मैंने चूज किया था, y = x² अगर आप कर्व बनाते हो तो x = 1 से लेके x = 2 के बीच में जो एरिया उसने बाउंड किया होगा वो होगा 7/3 यूनिट्स। क्या आपको बात समझ आ रही है? ठीक है, तो ये है बस आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो अगर आपको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन आता है ऑब्वियसली तभी आप डेफिनेट इंटीग्रेशन कर सकते हो।
हमें करना कुछ नहीं है, हमें इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर जो फंक्शन आता है उसके अंदर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देना होता है, ठीक है ना। हाँ, gx तो ऑब्वियसली इक्वेशन ही है, ये आपको इक्वेशन मिल रही है ना, पर g ऑफ b माइनस g ऑफ a ये आपको फाइनली एक वैल्यू ही मिलने वाली है। क्या बात समझ आ रही है? मैं एक और एग्जांपल कर देता हूं ताकि थोड़ा क्लियर हो, ठीक है। तो मान लो हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है ना। मान लो कि बोला जाए इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, एक्स इज इक्वल टू 0 से लेके एक्स इज इक्वल टू पाई तक, ऐसा अगर मैं बोल देता हूं तो इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। पाई आपको पता है, पाई रेडियन हो जाता है 180 डिग्री। साइन एक्स का इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिलता है, आप जानते हो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, ये हो गया माइनस कॉस एक्स, ये हो गया आपका जी एक्स। लिमिट लगानी है 0 से लेके पाई तक। माइनस को हम बाहर रख सकते हैं, माइनस हमारा बाहर आ गया, लिमिट रह गई कॉस एक्स में 0 से लेके पाई तक। क्या करूंगा मैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस साइन बाहर रहा, कॉस ऑफ अपर लिमिट को पुट किया पाई माइनस कॉस ऑफ लोअर लिमिट को पुट किया 0, माइनस साइन बाहर है, कॉस पाई, कॉस ऑफ 180 डिग्री अगर आपने बेसिक मैथ्स में सीखा है ये ट्रिग्नोमेट्री में, तो इसकी वैल्यू आती है -1, माइनस कॉस ऑफ 0 इसकी वैल्यू आती है कितनी 1, पुट कर देता हूं मैं, ये आपको मिल गया 2 यूनिट्स। 2 यूनिट्स का मीनिंग सिंपली क्या हुआ, आप सोच के देखो साइन एक्स का कर्व कैसा दिखता था, कुछ इस तरह का, रेपिटेटिव होता है, इंफिनिटी तक जाता है, ठीक है ना, जहां इसकी मैक्सिमम वैल्यू साइन की क्या हो जाती है 1 हो जाती है। ये हो गया 0, 1 कब होती है π/2 यानी 90 डिग्री पे, वापस से 0 कब हो जाती है पाई पे। तो ये जो मैंने एरिया कैलकुलेट किया है ये कौन सा वाला एरिया है, ये वाला एरिया। यानी कि आप समझ गए कि इंटीग्रेशन की हेल्प से आप कितने ही अजीब से एरिया को कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपको उस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना आता है तो। समझ आ रही है बात? क्या किसी को डाउट है इसमें कोई अभी तक? क्या आपको समझ आया इनडेफिनेट और डेफिनेट इंटीग्रेशन का अंतर क्या है? एक सिंपल सा अंतर है कि इनडेफिनेट में आप प्लस सी लगाते थे और वहां पे एक फंक्शन मिलता था रिजल्ट में, जबकि डेफिनेट इंटीग्रेशन में बस क्या हो गया है, हम उस फंक्शन के अंदर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देते हैं तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाती है। क्या आप समझ पा रहे हो? कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्यों नहीं लिखते बेटा? कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अगर आप लिखोगे भी तो सोच के देखो, यहां पे आप लिमिट पुट कर रहे हो तो जब g ऑफ b लिखोगे तो वो आ जाएगा cos पाई प्लस सी, फिर माइनस cos 0 माइनस सी, तो प्लस सी माइनस सी कैंसिल हो जाता है, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कैंसिल हो गया है ऐसा मान लो, ठीक है। कुछ रहा भी होगा, आप फंक्शन में लिखोगे भी तो एक बार जब आप अपर लिमिट को पुट करोगे तब आएगा, लोअर को पुट करोगे तब आएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो उसकी जरूरत नहीं, ठीक है। इसी के साथ मैं आपको एक प्रॉपर्टी और बता देना चाहता हूं, वो ये है, याद रखनी है आपको सिंपली, कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स ए से लेके बी तक ये इक्वल हो जाता है नेगेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स बी से लेके ए तक। यानी कि अगर मैं लिमिट्स को इंटरचेंज कर देता हूं तो मुझे एक माइनस साइन लगाना पड़ जाता है। समझ आ रही है बात? ये बस लिमिट्स को इंटरचेंज करने के लिए एक प्रॉपर्टी है जो आप याद रखोगे, ठीक है। जब आएगी तब हम यूज कर लेंगे, अभी तो इस पे पहले फटाफट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये मैंने एक एग्जांपल बता दिया है, साइन एक्स वाला भी हो गया, ठीक है। आप ट्राई करो जरा, cos x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 से लेके 1 तक, बताओ सभी लोग जरा आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx 0 से लेके π/2 तक। तो देख लेते हैं cos x का इंटीग्रेशन, ये आपको ध्यान से याद रखना है। cos x का इंटीग्रेशन कुछ लोग माइनस साइन x याद रख लेते हैं गलती से, पर वो डिफरेंशिएशन होता है। इंटीग्रेशन इसका सिंपली क्या आ जाता है साइन x। अब साइन एक्स में आपको लिमिट पुट करनी है 0 से लेके π/2, ठीक है। अब तुम ये मत सोचना मैंने दूसरा ब्रैकेट क्यों नहीं बनाया, क्योंकि मैं बना के थक गया हूं जीवन में, इसलिए मैं ऐसे ही लिख देता हूं बस, ठीक है। आप चाहो तो एक लाइन बना के भी लिख सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब मैं लिमिट पुट करूंगा, ये आ जाएगा साइन π/2 माइनस साइन 0। साइन π/2 यानी साइन 90 डिग्री आपको पता है 1, और साइन 0 0, यानी आंसर क्या आ गया हमारे पास। तो जो लोग -1 लिख रहे थे पता नहीं क्यों। आगे देख लेते हैं एक और सिंपल सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ x³ प्लस 2x² dx 0 से लेके 1 तक। बताओ जरा, क्यूब का इंटीग्रेशन अब तक सब जानते हैं, x की पावर 4/4 प्लस
2x², तो 2 तो एज इट इज, x² का हो गया x³ 3। ये आपका gx आ चुका है। लिमिट हम लगानी है क्या, लिमिट हमें लगानी है 0 से लेके 1 तक। तो 1 पुट कर देते हैं पहले, 1 पुट करेंगे तो 1/4 प्लस 2/3 माइनस 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। ये नीचे एलसीएम आ गया 12 और ऊपर 8 यानी कि 11। तो ये आपका आंसर आ गया 11/12 यूनिट स्क्वायर। समझ आ रहा है? ये आप बता पा रहे हो इस फंक्शन का एरिया। ठीक है ना, सिंपल है। तो अगर आपको इंटीग्रेशन निकालना आता है तो आप सिंपली ये बता सकते हो। जैसे 6th क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं और आगे बताओ 6th का आंसर क्या आ जाएगा। बताओ इंटीग्रेशन क्या आएगा। ठीक है ना, तो आप जानते हो इंटीग्रेशन 4/x लिखा है तो 4 तो एज इट इज है। 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है ln x माइनस x³ का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x⁴ 4/4 प्लस 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2x। ये तो आपका फंक्शन gx आया है। लिमिट आपको लगानी है 2 से लेके 4 तक। ठीक है, पहले मैं 4 पुट कर देता हूं तो यहां मिलेगा 4 ln 4 माइनस 4⁴/4 प्लस 2 × 4। समझ आई बात? माइनस 2 पुट कर देते हैं तो 4 ln 2, ठीक है ना, माइनस 2⁴/4 प्लस 2 × 2। ठीक है ना, ये हमारा आंसर आने वाला है। क्या आ रहा है देख लेते हैं। ये हो गया 4 ln 4 माइनस 4 ln 2। आप जानते हो ln ऑफ a माइनस ln ऑफ b क्या हो जाता है ln a/b। तो 4 तो कॉमन आ गया, ln 4 माइनस ln 2 ये हो गया ln 4/2 यानी कि ln 2 माइनस ये आपको दिख रहा है कितना हो चुका है 64। तो यहां पे मैं सिंपली लिख सकता हूं -64। ये आपका +8 प्लस ये आप जानते हो कितना है 16/4 यानी कि 4। तो ये हमें मिल जाएगा +4 और माइनस फाइनली 2 × 2 4। ठीक है ना, ये हमारा आंसर आ गया यानी कि 4 ln 2 माइनस 56। ये आंसर आ जाएगा। किसी को कोई डाउट? तो 3 तो एज इट इज है। sec² x का इंटीग्रेशन हो जाएगा 10x प्लस 4 एज इट इज है। cosec² x का हो जाएगा -cot x। ठीक है ना, और इसमें आपको लिमिट लगानी है π/6 से लेके π/4। तो यह हमें कितना मिल जाएगा, पुट कर देते हैं वैल्यूज। ये हो गया 3 10 π/4 माइनस 4 cot π/4। ठीक है ना, ये तो मैंने अपर लिमिट पुट किया, माइनस π/6 पुट कर दो। 3 10 π/6 माइनस 4 cot π/6 वैल्यूज पुट करो। 10 π/4 यानी 10 45 डिग्री कितना हो जाता है 1। ये हो गया 3 माइनस π/4 cot π/4 यानी 1/10 π/4 1/10 45 यानी कि 1 तो -4 माइनस 3 10 π/6। तो π/6 डिग्री में आप कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, हम जानते हैं सिंपली क्या हो जाता है पाई रेडियन। ये होता है 180 डिग्री, तो 1 रेडियन ये हो जाएगा 180 डिग्री बाय पाई। ठीक है, तो π/6 रेडियन कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री। यूनिटरी मेथड से हम करें सिंपली हमें क्या मिल गया 30 डिग्री। तो ये आ गया 3 × tan 30 डिग्री यानी कि 1/√3 माइनस 4 cot 30 डिग्री यानी कि इसी का उल्टा √3। कितना मिल रहा है भाई आपको, तो ये हमें मिल जाएगा 3 - 4 यानी कि -1 माइनस ये हो गया √3 प्लस 4√3। समझ आ रहा है, यानी कि 3√3 - 1 ये आपका आंसर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट? एक प्रॉपर्टी लिखी है मैंने। जैसे सबसे पहले प्रॉपर्टी है कि इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx a से लेके a तक 0 होगा। क्या इसमें किसी को डाउट भी है? ये तो आप समझ ही गए होगे। प्रॉपर्टी है कि इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx a से लेके a तक ये 0 होगा। हाँ, वो आएगा g ऑफ a माइनस g ऑफ a, वो तो 0 ही होगा। या लॉजिकली मैं सोचूं कि ज्योमेट्रिकली मीनिंग क्या है इस चीज का, तो वो हुआ कि कर्व x बराबर a से लेके
x बराबर a तक कितना एरिया बाउंड कर रहा होगा? फालतू सवाल है, कुछ नहीं कर रहा होगा, वो एक लाइन है सिंपली। तो दो पॉइंट्स के बीच में एरिया आता है, एक ही पॉइंट के बीच में एरिया कहां से आएगा? तो ये आपकी पहली प्रॉपर्टी हो गई। समझ आ रहा है? हाँ बेटा, मैं सबका सॉल्यूशन भेज दूंगा, मैंने बताया था, अभी मैं कर नहीं पाया था सॉल्व, सैटरडे संडे को मुझे टाइम नहीं मिला। मैं जैसे ही करता हूँ मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है? अभी इस पे ध्यान दो। तो दोनों लिमिट्स अगर सेम है तो इंटीग्रेशन ऑब्वियसली क्या आने वाला है? जीरो आने वाला है। दूसरी प्रॉपर्टी मैंने आपको बता ही दी है, अगर आप लिमिट्स को इंटरचेंज करते हो, यानी कि लोअर लिमिट को अपर लिमिट और अपर लिमिट को लोअर लिमिट बनाते हो, तो एक नेगेटिव साइन हमें फंक्शन के आगे लगा देना पड़ता है, ठीक है? अब इस पे थोड़े से अच्छे क्वेश्चन कर लेते हैं। ऑब्वियसली इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में भी डेफिनेट इंटीग्रेशन आ सकता है, तो फर्क क्या पड़ेगा? बस जैसे हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करते थे वैसे ही करेंगे, बस फाइनली क्या निकाल देंगे? लिमिट्स डाल के एग्जैक्ट आंसर निकाल देंगे। जरा ट्राई करो सभी लोग। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस एक्स डी एक्स बराबर 0 से लेके इंफिनिटी तक, बताओ क्या आंसर आता है? तो इसकी तो हमने ट्रिक सीख ली थी। क्या थी ट्रिक? कि जब भी लीनियर फंक्शन दिया हो x का, साइन के अंदर हो, e की पावर में हो, कैसे भी अगर लीनियर फंक्शन दिया है x का, तो इंटीग्रेशन क्या आ जाता है? सिंपली x मान के इंटीग्रेट कर दो और अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x। लास्ट लेक्चर में देखा था ये। तो e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या आने वाला है? वो तो आ जाएगा e की पावर माइनस एक्स बाय कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ पे? -1, ठीक है ना? और उसी में हमें लिमिट लगानी है 0 से लेके इंफिनिटी तक। तो अगर आप लगाओगे तो माइनस तो बाहर निकाल देता हूं मैं, -1 का, e की पावर यहां आ जाएगा माइनस इंफिनिटी, माइनस e की पावर 0 पुट करने पे आ जाएगा 0। क्या आ गया? ये हो गया माइनस, इसे मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन e की पावर इंफिनिटी, क्योंकि माइनस इंफिनिटी था तो नीचे ले गए, माइनस किसी की भी पावर 0 क्या हो जाता है? 1। अब ऐसा सोचो, e होता है 2.7, 2.7 की पावर इंफिनिटी बहुत बड़ा नंबर, 1 अपॉन बहुत बड़ा नंबर लगभग क्या हो गया? 0। तो ये मिलेगा -0 - 1 यानी कि 1। बात समझ आ रही है? सोच के देखो। अब ग्राफ कैसा था e की पावर माइनस एक्स का? मैंने ऐसे ही बताया था आपको एक बार याद रखने के लिए। तो ग्राफ कुछ ऐसा बना था, ये e की पावर x है, अगर ये x है तो ग्राफ ऐसा आया था e की पावर माइनस एक्स का, इंफिनिटी तक जाता है। तो ये सारा एरिया इंफिनिटी तक आप कैलकुलेट करोगे अगर 0 से लेके, तो उसकी वैल्यू सिर्फ कितनी आएगी? 1 यूनिट्स आएगी। समझ आया? ये फायदा है किसका? डेफिनेट इंटीग्रेशन का। हाँ, अगर आप ट्रिक नहीं यूज करना चाहते तो भी मैं बता सकता हूं कैसे करना है। तक हमें ही करना है। आपको दिक्कत कौन दे रहा है? e की पावर माइनस एक्स, तो उसी को मैं क्या मान लूंगा? t। तो माइनस एक्स इक्वल हो गया t के, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो ये आ जाएगा -1 dx बाई dt इज इक्वल टू 1, और यहां से हमें मिलता है dx इक्वल है माइनस dt के। फिर मैं क्या कर देता? सब्स्टिट्यूशन। तो e की पावर माइनस एक्स को तो t माना है और dx हो गया है हमारा माइनस dt, तो माइनस एक बाहर निकाल देते हैं, dt क्या आ जाएगा? e की पावर t dt का इंटीग्रेशन क्या आता है भाई? e की पावर t, आपको पता है तो एक माइनस साइन बाहर, e की पावर t, ये हमारा इंटीग्रेशन आता। लिमिट है आपकी 0 से लेके इंफिनिटी तक, ठीक है ना? अब मैं क्या कर दूंगा? सिंपली बस t की वैल्यूज पुट कर दूंगा, तो माइनस e की पावर माइनस एक्स 0 से लेके इंफिनिटी, माइनस साइन फिर से बाहर आ गया, यहां मिला e की पावर माइनस इंफिनिटी माइनस e की पावर 0, और वो फिर से कितना आ जाता? 1 आ जाता। समझ आ रहा है? इंटीग्रेशन 2 से लेके 4 तक ln x बाय x dx। हमें उस फंक्शन को t मानना चाहिए जिसका कि डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में हो और dx के साथ मल्टीप्लाइड हो। ये हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था। तो ऑब्वियसली मैं किसे t मानूंगा? आप जानते हो ln x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय x, यहाँ पे 1 बाय x है और वो dx के साथ मल्टीप्लाइड भी है, तो ln x इसी को मैंने मान लिया क्या? t। दोनों साइड में डिफरेंशिएट किया ताकि dx को dt के टर्म्स में लिख सकें, तो यहां मिला 1 बाय x, dx विल बी इक्वल टू dt। सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यहां आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ln x को तो t मान लिया है, 1 बाय x dx हमारा बन गया है dt, इंटीग्रेशन आपको मिल गया t स्क्वायर बाय 2। रीसब्स्टिट्यूट कर देता हूं, ये हो गया ln x का स्क्वायर बाय 2, और लिमिट है हमारे पास 2 से लेके 4 तक। पुट कर देते हैं वैल्यूज, 1 बाय 2 को बाहर निकाल लेता हूं मैं क्योंकि वो तो कांस्टेंट है। लिमिट्स पुट करो तो यहां मिल जाएगा ln 4 का होल स्क्वायर माइनस ln 2 का होल स्क्वायर। समझ आ रही है बात? तो यहां से हमें मिल गया कितना? 1 बाय 2
ln स्क्वायर 4 माइनस ln स्क्वायर 2। क्या क्लियर है? तो बस यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो, जरूरत नहीं है, मैं यहीं पे छोड़ दे रहा हूं। मेनली हमें करना सीखना है, ठीक है ना। ये देखो, इसका भी आप फटाफट बता सकते हो आंसर। क्या आंसर आ जाएगा बताओ जरा, कौन सा कर लेना चाहिए? थोड़ा सा टफ करना चाहते हो या इजी करना चाहते हो? चलो पहले एक इजी कर लेते हैं। 7th का आंसर बता दो जरा, क्या आएगा 7th का? नहीं, आप डायरेक्टली टी में लिमिट्स नहीं डाल सकते, क्योंकि वो टी की लिमिट नहीं है, वो एक्स की लिमिट है। अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे लिमिट डालना चाहते हो तो उसके लिए पहले आपको टी की लिमिट्स निकालनी पड़ेंगी। टी की लिमिट कैसे आएगी? यहाँ पुट करो एक्स की लिमिट, तो एक्स जब 2 होगा तो टी क्या होगा? ln 2, तो लिमिट हो जाएगी ln 2 से लेके ln 4। वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, वो मैंने बताया नहीं, वो मैथ्स में बताया जाएगा। हम ज्यादा अभी कंफ्यूज नहीं होना चाहते, हम सिंपली बस फंक्शन निकाल लेंगे और जब उसे रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे उसके बाद उसमें लिमिट्स पुट कर देंगे, ठीक है। 7 ट्राई करो, 7 सिंपल है। हाँ भाई, देख लेते हैं, यहाँ पे दिख रहा है हमें कि 4x अपॉन अंडर रूट ऑफ 16 प्लस एक्स स्क्वायर दिया है, तो नीचे जो है वो एक्स स्क्वायर आ रहा है यहाँ पे, तो डिफरेंशिएट करने पे कुछ लीनियर फंक्शन आएगा। ये हिंट है कि हमें इसे t ले लेना चाहिए, तो मैं मान लूंगा 16 प्लस एक्स स्क्वायर ये है इक्वल किसके? t के। अगर आप डिफरेंशिएट करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x इंटू हमें चेन रूल से लिखना पड़ेगा dx बाई dt इज इक्वल टू 1, और हमें यहां से मिल जाएगा x dx इज इक्वल टू dt बाय 2। इसी को मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा? इंटीग्रेशन ऑफ 4 तो बाहर निकाल लेते हैं, x dx ऊपर हमें दिख रहा है, तो x dx क्या हो जाएंगे? dt बाई 2, तो dt बाई 2 को बाहर निकाल लेता हूं, अंदर बचेगा अंडर रूट ऑफ 16 प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने मान लिया है t। तो ये हो गया आपका 2 इंटीग्रेशन ऑफ dt बाय अंडर रूट t, यानी ये हो गया 2 इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर -1/2 dt। निकाल लो आंसर क्या आएगा, यहां से आ जाएगा 2 t की पावर -1/2 का इंटीग्रेशन हो गया t की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1, यानी ये हो गया अंडर रूट ऑफ t बाय 1/2, यानी कि 4 रूट t। t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो फाइनल हमें आंसर मिल रहा है 4 अंडर रूट ऑफ 16 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां पे अब मुझे लिमिट पुट करनी है, कहां से कहां तक भाई? 0 से लेके 2 तक। तो आप 2 पुट करो पहले, ये हो गया 4, 2 का स्क्वायर यानी कि 4, 16 प्लस 4 20, तो 4 अंडर रूट 20 माइनस 4 इंटू, आप देख सकते हो 0 पुट करोगे तो 4 यानी कि 16, अंडर रूट 16 क्या बन जाएगा? 4 बन जाएगा 16। तो यहां से हमें जो आंसर मिला है वो क्या मिल गया? वो हो गया आपका, चाहो तो 4 कॉमन ले सकते हो, अंडर रूट 20 माइनस 4। क्या किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? आगे बढ़ जाएं, एक और कर लेते हैं। चलो भाई, 8th का बता दो आंसर। 8th का क्या आंसर आ जाएगा? ध्यान से करना जरा। 8th में दिया है आपको इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स dx पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 3। ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन होगा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स dx, और हमें इसे इंटीग्रेट करना है पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 3 तक। देखो, साइन स्क्वायर एक्स का आपको एज इट इज इंटीग्रेशन तो नहीं पता है, ठीक है ना। क्या करना पड़ेगा? किसी तरीके से हमें इसे इंटीग्रेट करना है। ऑब्वियसली यहाँ पे cos x है नहीं, तो आप sin x को t मान नहीं सकते, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन में cos x नहीं है तो आप उसे t मान नहीं सकते, वरना फिर क्वेश्चन काफी सिंपल हो गया होता। तो इसे मैं क्या करूं, अगर मैं इसे लिख लूं, पहले मैं लिमिट को भूल जाता हूं, पहले मैं सिर्फ क्या करता हूं, इसे इंटीग्रेट कर लेता हूं। मुझे एक चीज पता है कि cos ऑफ 2 थीटा ये हो जाता है क्या? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि आप साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो? 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2। तो उसी को मैं यहां रख देता हूं पहले तो क्वेश्चन है आपका 1 बाई 2 माइनस cos
2 थीटा बाय 2, सॉरी x है हमारे पास, इंटू dx। तो क्वेश्चन को मैंने अभी तक कुछ किया नहीं है, मैंने बस दूसरे फॉर्म में लिख लिया है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हमने किया, क्योंकि हम साइन स्क्वायर थीटा को सीधे सीधे नहीं कर पा रहे थे, तो मैंने उसे cos 2 थीटा के टर्म्स में कर लिया। तो क्वेश्चन अब बन गया इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx। क्या आपको बात समझ आ रही है? लिमिट्स लिख देता हूं मैं, π/4 से लेके π/3, ये भी π/4 से लेके π/3, ठीक है। अब हमें एक चीज पता है, 1/2 तो कांस्टेंट है, तो dx का इंटीग्रेशन क्या आता है, x, यानी आपको सिंपली मिल गया 1/2 x, लिमिट है π/4 से लेके π/3 माइनस 1/2 cos 2x, ये वैसे ही है x में लीनियर फंक्शन, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाता था, सिंपली इंटीग्रेट कर दो अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x, तो cos 2x का सिंपली क्या हो जाएगा, sin 2x, और बाय हमें क्या करना पड़ेगा, 2, लिमिट है इसकी π/4 से लेके π/3। अगर किसी को मेथड नहीं याद है तो वो क्या करेगा, 2x को पुट कर देगा t, जहां से मिल जाएगा dx बराबर dt/2, और रीसब्स्टिट्यूट करने पे फाइनल आंसर यही आने वाला है। क्या क्लियर है? x में लिमिट्स में पुट कर देता हूं, तो 1/2 π/3 माइनस π/4, ये यहाँ पे कहानी खत्म हो गई, माइनस 1/4, इस 2 को बाहर निकाल लिया मैंने, sin 2x यानी sin 2 π/3 माइनस sin 2 इंटू π/4। क्लियर हो रहा है? ये हमें कितना मिल जाएगा, तो ये आपको सिंपली मिल जाएगा π/24 माइनस 1/4 इंटू साइन 2 π/3, π/3 60 होता है, तो ये आपको क्या मिल गया, 120 डिग्री। साइन 120 को क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ 90 प्लस 30 डिग्री, तो इफेक्टिवली क्या है, cos 30 डिग्री, यानी √3/2 माइनस ये हो गया आपका π/2, साइन π/2 यानी 90 डिग्री हो गया हमारा 1। क्या आंसर मिलेगा, यहां से हमें मिलेगा π/24 माइनस √3/8 प्लस 1। क्या किसी का आया था ये? में तो आंसर एक ही आने वाला है, अलग अलग नहीं आएगा। चलो ये नहीं भी आया तो आपको मेथड तो समझ आएगा, मैंने कुछ खास बात नहीं की। आप ये कह सकते हो कि हाँ मैंने मैथ्स का ज्यादा यूज कर लिया आज थोड़ा सा, इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने cos 2 थीटा का फॉर्मूला पहले तो यूज किया ट्रिग्नोमेट्री से, क्योंकि मुझे पता है कि cos 2 थीटा को मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ, पता है कि नहीं, इसको हम कर चुके हैं ऐसे सिंपल वाले क्वेश्चन। फिर बस मैंने इंटीग्रेट किया है और क्या किया, लिमिट्स पुट की। तो देखने में डरावना लगता है नहीं ज्यादा। आप तो याद रखना, जब भी आपको cos स्क्वायर थीटा का या sin स्क्वायर थीटा का बोला जाए तो जनरली उसे cos 2 थीटा के टर्म्स में कर लेना चाहिए। क्यों ना प्रैक्टिस के लिए मैं एक और दे दूं, ताकि समझ आए कि आप लोगों को समझ भी आए कि नहीं। ठीक है, तो बताओ जरा क्या आंसर आएगा अगर आप इंटीग्रेट करो। एक और ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 3 cos स्क्वायर x को कर देते हैं इस पर dx, लिमिट लगा देता हूं मैं 0 से लेके और π/6 तक। ठीक है ना, बताओ क्या आएगा। ठीक है, तो फिर से मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि cos 2 थीटा ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, फॉर्मूला तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो यहां से हम cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। सब्स्टिट्यूट करो, 3 तो अपना बाहर है, इंटीग्रेशन ऑफ ये हो गया 1/2 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। क्यों ना 2 को बाहर ही ले लेते हैं, तो 3/2 पूरा बाहर हो गया, अंदर बचा इंटीग्रेशन ऑफ dx, सॉरी x है यहाँ पे dx, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx बचा क्योंकि मैं 1/2 को बाहर ले जा चुका हूं, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx, ये हमारे पास बचा है। ठीक है ना, लिमिट हमें पता ही है कहां से कहां तक, 0 से लेके π/6, यहाँ भी 0 से लेके π/6, ये हो जाएगा आपका 3/2। ठीक है ना, dx का इंटीग्रेशन सिंपली क्या मिल जाएगा आपको, x, तो x लिमिट है 0 से लेके π/6 प्लस cos 2x का सिंपली इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस sin 2x। ठीक है, तो माइनस sin 2x बाई 2, हमें पता है कोएफिशिएंट ऑफ x से हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, या फिर 2x को क्या मान लो t। समझ आ रहा है, और लिमिट आपको पता है क्या है, 0 से लेके π/6। यहां से मिला 3/2,
लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा पाई बाय 6 माइनस, यहाँ पे हमें लिमिट पुट करनी है, इसमें मैंने 0 पुट कर दिया है पहले ही, तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, माइनस साइन को मैं बाहर ले लेता हूँ और लिमिट्स पुट कर देते हैं, ठीक है ना। 1/2 बाहर आ गया, यहाँ बचा साइन 2 इंटू पाई बाय 6 माइनस साइन 2 इंटू 0, समझ आ रहा है। ये हो गया 3/2 पाई बाय 6 माइनस 1/2 इंटू साइन पाई बाय 3 यानी कि 60 डिग्री माइनस 0, ये आपको मिल जाएगा 3/2 पाई बाय 6 माइनस साइन 60 डिग्री √3/2, तो ये मिल गया माइनस √3/4, समझ आ रहा है ना। तो मैंने गलत कर दिया है, cos x का माइनस साइन एक्स नहीं, साइन एक्स होगा प्लस, ठीक है, भारी बेवकूफी हो गई ये तो ये प्लस रहेगा, यहाँ माइनस ही रहेगा, ठीक है ना। पाई बाय 6 प्लस 1/2, तो प्लस √3/4 हो जाना चाहिए, ठीक है ना। यहां से आपको मिल गया ये पाई बाय 4 प्लस 3√3/8, समझ आ रहा है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या किसी को कोई डाउट है? वाले क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, जैसे अगर कोई बेसिक मैथ्स का पेपर सेट कर रहा है तो इस तरह के क्वेश्चंस दे सकता है, ठीक है, जो कि है फाइंड द एरिया बाउंड बाय द कर्व y इज इक्वल टू x स्क्वायर विद y एक्सिस एंड बाउंड बिटवीन x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 4। तो सीधे सीधे क्वेश्चन देने की जगह उन्होंने क्या करा, लैंग्वेज दे दी है, ठीक है। ट्राई करना चाहते हो या मैं बताऊं सीधे? मेरे हिसाब से तो आपको ट्राई कर लेना चाहिए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है एक बार समझने की कोशिश करो और बताओ जरा आंसर क्या आएगा, ठीक है भाई। तो देख लेते हैं, तो कितने लोगों ने इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व किया है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx 2 से लेके 4 तक, कितने लोगों ने इस क्वांटिटी को सॉल्व करके आंसर बताया? तो भाई ये गलत है, काफी लोगों का दिमाग हिल गया होगा, पैरों के नीचे से जमीन निकल गई होगी कि ये क्या हो गया, ठीक है ना। तो आपने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा, ये क्या रिप्रेजेंट करता है भाई, तो मैंने बताया था आपको, एक होता है x dy, एक होता है y dx, ये आपने क्या निकाला है, ये आपने लिखा है y dx, लिखा है कि नहीं, जिसका d होता है उस एक्सिस के साथ हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे आपने dx लिया है, यानी आप किस एक्सिस के साथ कैलकुलेट कर रहे हो, x एक्सिस के साथ। पूछा किसके साथ था, y एक्सिस के साथ, यानी जो कर्व बनता ना इसका, ये x ये y ये इस तरह से, तो आपने जो निकाला है आपने ये वाला एरिया निकाल दिया है, ये x2 हो गया आपका, ये 4 हो गया मान लो, तो आपने ये वाला एरिया निकाल दिया है, जबकि मैंने आपसे जो पूछा है वो है एरिया बाउंड विद y एक्सिस फ्रॉम x इज इक्वल टू 2 टू x इज इक्वल टू 4, यानी ये वाला एरिया पूछा है। तो उसके लिए तो आपको क्या लेना चाहिए था, क्योंकि एरिया y एक्सिस के साथ चाहिए, यानी इंटीग्रेशन ऑफ x dy, और x को हमें y के टर्म्स में लिखना पड़ेगा, तो y बराबर है x स्क्वायर, तो x बराबर क्या हो गया, √y dy। अब क्योंकि आप y को इंटीग्रेट कर रहे हो तो आप लिमिट किसकी डालोगे, ऑब्वियसली y की डालोगे, तो आप देख भी सकते हो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो जब x 2 होगा तब y क्या होगा, तब आप जानते हो y होगा 4, जब x 4 होगा तो y क्या होगा, तो आप जानते हो y होगा 16, तो इस फंक्शन की लिमिट आपकी कहां से हो गई, 4 से हो गई कहां तक, 16 तक। y की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन y की पावर 1/2 प्लस 1, यानी कि हो गया y की पावर 3/2 बाय 3/2, और इसमें हमें लिमिट पुट करनी है 4 से लेके 16 तक, तो ये आपको मिल गया 2/3, समझ आ रही है बात, इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 16 का क्यूब माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 का क्यूब। क्या क्लियर हो रहा है? तो धोखे धोखे में अच्छा क्वेश्चन आ गया और आपने गलती कर दी, ठीक है ना, ये आपका आंसर होना चाहिए था। क्या आप समझ पा रहे हो?
ठीक है ना। तो ये शायद कुछ 2/3 इंटू ये कितना हो जाएगा आपका 16 इंटू 16, ये 16 स्क्वायर इंटू, तो ये आपका हो गया 64 माइनस ये हो गया आपका 4 का क्यूब यानी कि 8। ठीक है ना। तो ये कुछ आ जाएगा हमारा 112/3। तो श्रेष्ठ का जो है सही था। बात समझ आ रही है? कई लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, कई लोग डर गए होंगे। डरना भी चाहिए, क्यों? क्योंकि ये चीज मैंने बताई थी लेक्चर के एकदम स्टार्टिंग में, और आप अब कर रहे हो लेक्चर के एकदम एंड में, यानी चैप्टर के एकदम एंड में। आपको ध्यान रखना है कि मुझे जिस एक्सिस के साथ एरिया बाउंड निकालना है, मुझे उसका डी लेना पड़ेगा। यानी आपको समझ आया, फंक्शन होना चाहिए था एक्स डी वाई। अब आपको x की वैल्यू पुट करनी है y के टर्म्स में, जबकि आपको दिया था y बराबर एक्स स्क्वायर, तो x बराबर क्या हो गया √y। अगर आप dy लिख रहे हो तो लिमिट्स भी आप, पूरा फंक्शन अगर y के अंदर है तो लिमिट्स भी आप किस में डालोगे, y में डालोगे। क्योंकि सिंपली इस फंक्शन से मैं लिमिट्स निकाल सकता हूं, x2 होगा तो y4 होगा, x4 होगा तो y16 होगा। क्या अभी भी किसी को डाउट है? तो मैं अनम्यूट करता हूं आपको। इसका आंसर क्या आ जाएगा? ठीक है ना। ये सबको समझ आया ना, ये क्यों गलत था, ये चीज क्यों गलत थी? क्योंकि ये पूछी नहीं गई थी। आंसर आपने सही निकाला है, 56/3 आएगा, पर वो उसका आंसर नहीं पूछा गया था, पूछा गया है ये वाला आंसर, यानी ये वाला एरिया। फिर अगला क्वेश्चन और ट्राई कर लो। अब एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, समराइज कर रहे हैं जो बेसिक मैथ्स हमने पढ़ा है उसे। अगले क्वेश्चन में आपको कर्व की इक्वेशन नहीं दी है, तो आपको इक्वेशन निकालनी पड़ेगी और फिर आपको एरिया बाउंड कैलकुलेट करना है। मैं चाहूंगा ज्यादा लोगों का सही है, प्लीज अच्छे से ट्राई करना, क्योंकि ये बता रहा है कि आपने पूरे चैप्टर में कुछ समझा भी है या नहीं समझा। तो कर्व ऑब्वियसली क्या है आपका, स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालना सीखा था बचपन में, आज उसका यूज करना है तुम्हें। और एरिया भी निकालना है वाई एक्सिस के साथ, ध्यान से देख लेना, y बराबर 2 से लेके 4, ये एरिया बताना है आपको। ठीक है, तो काफी लोगों का 21/2 आ गया। मैं होप कर रहा हूँ सबने एरिया ही निकाल दिया हो। ठीक है, क्योंकि सही से करना जरूरी है यहाँ पे। सबसे पहले इक्वेशन निकाल देते हैं। इक्वेशन आप सिंपली किससे निकाल सकते हो, y माइनस y1 वाले से, या फिर y इक्वल टू mx प्लस c से। मैं इसको पहला पॉइंट मान लेता हूँ, इसको दूसरा पॉइंट मान लेता हूँ, तो ये हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू, सॉरी y माइनस y1 यहाँ पे आ जाएगा y माइनस y1, ये होना चाहिए y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 अब इंटू x माइनस x1। ठीक है ना, x1 हमें पता है कितना है, 0। यहां से मुझे मिला y प्लस 4 इज इक्वल टू 4/3x, या y की इक्वेशन आपको मिल गई कितनी, 4/3x माइनस 4। y एक्सिस के साथ एरिया चाहिए, यानी कि क्या होगा फंक्शन इंटीग्रेशन x dy, तो x को लिखना है y के टर्म्स में। x को लिखना है अगर y के टर्म्स में, एरिया हमें निकालना है। x को लिखोगे अगर y के टर्म्स में, क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ x को मैं लिख सकता हूं y प्लस 4 इंटू 3/4, ठीक है ना, इंटू dy, और लिमिट क्या लगानी है y की, 2 से लेके 4 तक। सिंपल सा इंटीग्रेशन है। 3/4 तो बाहर निकाल लेते हैं, कांस्टेंट है। y का इंटीग्रेशन हो गया आपका y² 2 प्लस 4 का इंटीग्रेशन हो गया 4y। समझ आ रही है बात? लिमिट है 2 से लेके 4 तक। पुट कर दो जरा, यहां आ गया 3/4, 4 पुट करोगे 4 का स्क्वायर बाय 2 प्लस 4 इंटू 4 माइनस 2 पुट करोगे 2 का स्क्वायर बाय 2 माइनस 4 इंटू 2। ठीक है ना, क्या मिलेगा हमें, यहां से हो जाएगा 3/4 16/2, यानी कि कितना हो गया 8 प्लस 16 माइनस 2 माइनस 8। ठीक है ना, कितना मिल रहा है भाई हमें, ये 14 हो गया हमारे पास, यानी कि 21/2 यूनिट्स स्क्वायर। ये आपका आंसर आ रहा है 21/2 यूनिट स्क्वायर।
क्या सबको समझ आ रहा है मैं किस तरह से कर रहा हूँ? कैसे समझ आ रहा है एक्स एक्सिस के साथ, कैसे समझ आ रहा है वाई एक्सिस के साथ?